नगरोटा में हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये बात उजागर हुई है कि आतंकियों ने एक ही तरह की प्लानिंग से दोनों आतंकी हमलों का ताना बाना बुना था। ये अजीब इत्तेफाक है कि 31 जनवरी और 19 नवंबर दोनों ही हमलों में आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए, लेकिन तफ्तीश से ये बात जरूर सामने आ गई कि इन दोनों ही हमलों के पीछे जैश का हाथ था, जिसका मास्टरमाइंड जैश का सरगना अब्दुल रऊफ असगर को बताया जा रहा है। नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ा पर्दाफाश। आतंक के 2 हमले और साजिश का एक इत्तेफाक। पीओके के शक्करगढ़ में बना आतंक का प्लान। जैश के आतंकियों से मिली डिवाइस ने खोला राज। जैश का अब्दुल रऊफ है हमलों का मास्टरमाइंड। एक ट्रक को घेरे भारतीय सेना के जवान, तलाशी लेते सिपाही और फौजी बूटों की आवाज से थर्राता माहौल। सड़क से सटे जंगल में सर्च ऑपरेशन। तस्वीरें उस एनकाउंटर की हैं जिसे 31 जनवरी की सुबह अंजाम दिया गया। उस एनकाउंटर में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। एक ट्रक, भारतीय सेना की संगीनों के निशाने पर एक ट्रक, आतंकियों को चेतावनी देते पुलिस अफसर और धू धू करता जलता ट्रक। ये तस्वीरें नगरोटा के बन टोल प्लाजा के पास की हैं, जहां अल सुबह जैश के 4 ट्रेंड आतंकी अपनी मौत के सामान के साथ इसी ट्रक पर सवार होकर रिहायशी इलाके में दाखिल होने की फिराक में थे। तभी सुरक्षा बल को उनकी प्लानिंग का पता चल गया और लाख मौका देने के बावजूद उन्हें जहन्नुम जाने से कोई नहीं रोक सका। आतंक के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ और 4 दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाने वाली इन 2 तस्वीरों के बीच 9.5 महीने का फासला है, और इन 9.5 महीनों के फासले के बावजूद आतंकियों ने एक ही जैसी प्लानिंग से आतंक की 2 बड़ी वारदात अंजाम देने का मंसूबा पाला। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों का ही अंजाम एक जैसा रहा। लेकिन दूसरी तस्वीर ने सामने आकर आतंक की इस पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। नगरोटा में हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी।
क्योंकि ये बात उजागर हुई है कि आतंकियों ने एक ही तरह की प्लानिंग से दोनों आतंकी हमलों का ताना बाना बुना था। ये अजीब इत्तेफाक है कि 31 जनवरी और 19 नवंबर दोनों ही हमलों में आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए। लेकिन तफ्तीश से ये जरूर सामने आ गया कि इन दोनों हमलों के पीछे जैश का हाथ था, जिसका मास्टरमाइंड जैश का सरगना अब्दुल रऊफ अजगर को बताया जा रहा है। इन गुटों के पीछे एक ही हाथ है। जिस प्रकार इनकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज, जीपीएस, आने का रास्ता, टारगेट, हाईवे से आगे जाने का तरीका, ये सारे कॉमन थे। साफ जाहिर है कि इनके पीछे पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का हाथ है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 19 नवंबर को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। चारों आतंकवादियों के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की बात सामने आई थी। इन सभी आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार मिले। लेकिन जिस वजह से इस आतंकी वारदात की गुत्थी खुली, वो थे आतंकियों के पास से मिले कम्युनिकेशन डिवाइस। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चारों आतंकी एनकाउंटर से पहले इन्हीं डिवाइस के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। दरअसल एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से मोबाइल फोन और कम्युनिकेशन डिवाइस वॉकी टॉकी भी मिला, जिसने उन लोगों का राज खोल दिया जो पर्दे के पीछे से इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। खुलासा हुआ है कि आतंकी ये साजिश पीओके के शक्करगढ़ और बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर बनाई गई थी। सुरक्षा बल के हाथ लगे आतंकियों के डिवाइस से ये भी पता चल गया कि ये दोनों हमलों के पीछे एक ही प्लानिंग थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेना की रावलपिंडी में एसएसजी यूनिट में सभी आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इत्तेफाक ये कि दोनों ही बार आतंकी सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। नगरोटा इनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, इसके सबूत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। यही नहीं, मारे गए आतंकियों से बरामद हथियारों से यह भी पता चला है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन के हैं। जैश ए मोहम्मद संगठन को पाकिस्तान में पनाह मिलती है। वहीं सांबा में मिली सुरंग कैसे आतंकी भारत में दाखिल होकर बड़ा हमला रचने की साजिश में थे, ये भी एक सबूत है। सुरक्षा वालों को यह भी पता चला है कि नगरोटा में मारे गए आतंकी 26/11 की बरसी पर कोई बड़ा हमला करने की प्लानिंग में थे और अपने स्लीपिंग सेल के जरिए जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों में खलल डालने की फिराक में थे। लेकिन इस एनकाउंटर का सबसे चौंकाने वाला पहलू आतंकियों के पास से मिले वो सबूत और सुराग हैं जो इस बात का पर्दाफाश कर देते हैं कि कैसे 31 जनवरी और 19 नवंबर के ये दोनों हमले एक ही साजिश के दो हिस्से हैं। सबूत नंबर 1, दोनों ही बार आतंकियों के पास से मिला लैंड मोबाइल रेडियो सेट, जिसकी मेक है MPD 2505 पाकमेट। सबूत नंबर 2, 31 जनवरी वाले रेडियो सेट का सीरियल नंबर 908331P00059 था, जबकि 19 नवंबर का सीरियल नंबर 908331P00058। सबूत नंबर 3, आतंकियों के पास से मिले रेडियो सेट से पता चला कि दोनों बार कोड नाम फ्रीडम फाइटर दिया गया था। सबूत नंबर 4, 31 जनवरी को मारे गए आतंकियों के पास से मिले फोन की कॉल कोड साइन P1, P2, P4, P5 और P55 था। सबूत नंबर 5, 19 नवंबर को मारे गए आतंकियों के पास से मिले फोन की कॉल कोड साइन P1, P55, P11, P66 थे। सबूत नंबर 6, दोनों आतंकी हमलों के दौरान आतंकियों ने आईकॉम VHF सेट इस्तेमाल किए। सबूत नंबर 7, दोनों बार कम डिजिटल फ्रीक्वेंसी पाई गई, जिसे डिकोड किया गया तो दोनों बार एक ही जैसी मिली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान अभी भी आतंक को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी मानकर चल रहा है। पाकिस्तान अभी भी भारत को ब्लीड 2000 कट्स करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है।
साफ है ये तमाम सबूत आतंकी वारदात की पूरी गुत्थी सुलझाने में भारतीय एजेंसियों के काफी काम आ सकते हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आकाओं के बीच मनमुटाव सामने आ गए हैं। दोनों के बीच बढ़ती तलखी की वजह से कश्मीर घाटी को आतंकी वारदात से दहलाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। सेना के ऑपरेशन ने तोड़ी आतंक की कमर। अमन की दो दुश्मनों से ठन गई गहरी दुश्मनी। आतंक को पालने की ISI की नई प्लानिंग। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। जैश और लश्कर को फिर करीब लाने में लगी ISI। लश्कर और जैश की तलखी से दुखी हुई ISI। और CM योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, ये सुनते हैं। विभागों के साथ लेकर के इस बारे में स्पष्ट किया है कि जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अगर वहां पर ग्राम पंचायत की भूमि है तो हमें निःशुल्क इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क देने की कोई भी व्यवस्था की मांग इसके माध्यम से नहीं होनी चाहिए, जिससे क्योंकि राजमार्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इस देश पर हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही हम अन्य जो जुड़े हुए मामले हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मांग की है। मेरे राष्ट्रीय राजमार्ग NHI से जुड़े हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि खासतौर पर कुछ मार्गों के बारे में हमें चिंता करनी होगी, जिसमें वाराणसी से गोरखपुर राजमार्ग संख्या 29 के निर्माण के बारे में, इसके बारे में अगर हम समय से चिंता करके इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें तो यही राजमार्ग को भी भारत के साथ जोड़ता है। इसी प्रकार से अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी तक के राजमार्ग की कार्रवाई ये भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकेगा। तो जो जिस तीव्र गति से विगत 6 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में एक नई गति पकड़ी है, ये कार्यक्रम उसी तीव्रता के साथ आम जन के विश्वास की प्रतीक बनेंगे। एक बार विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि माननीय गडकरी जी के एक लंबे अनुभव का लाभ आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को के माध्यम से पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के लिए रोजगार के दृष्टि से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में भी एक मार्गदर्शन उनका हर एक स्तर पर प्राप्त हो रहा है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं एक बार फिर से आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय जनरल डॉक्टर VK सिंह जी का, राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सभी अधिकारियों का एक बार फिर से देश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, जो हमारे माननीय सांसदगण आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं और माननीय विधायकगण हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया को हम सभी रुचि लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और CM योगी को आप सुन रहे थे। CM योगी यहां पर सड़कों की सौगात देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन सड़कों की सौगात यहां पर दी गई है। इटावा औरिया में कुदरकुट से भरतना चौक तक हाईवे का चौड़ीकरण,
प्रयागराज में रामपुर से भदेवरा के बीच हाईवे का चौड़ीकरण, 16 सड़कों की सौगात यहां पर दी गई है। जंगल कौड़िया से गोरखपुर बाईपास 4 लेन का चौड़ीकरण भी इस योजना में शामिल है। कबरई से बांदा का अपग्रेडेशन, ये 16 सड़कों की सौगात जो यहां पर दी गई है। चित्रकूट और प्रयागराज में मऊ से जसरा तक हाईवे का चौड़ीकरण, तो बहराइच से श्रावस्ती हाईवे का अपग्रेडेशन। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज एक ग्लास अमूल दूध। स्टे होम। बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, यहां श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। कार से आए थे आतंकी और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 हमलावर पाकिस्तान के हैं जबकि 1 कश्मीर का ही है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की टीम लगातार इलाके का चप्पा चप्पा खंगाल रही है, उनकी तलाश की जा रही है। और कार से ये आतंकी आए थे बताया जा रहा है जिन्होंने हमला किया। 2 आतंकी पाकिस्तान के और 1 कश्मीर का ही रहने वाला है। हमले में 2 जवानों को शहादत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं श्रीनगर से, जहां पर इस वक्त आतंकियों की तलाश की जा रही है। कार में सवार होकर ये आतंकी आए थे जिन्होंने हमला किया सुरक्षा बलों पर। हमले में 2 जवान शहीद हो गए। प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हफ्ते में हर दिन 24 घंटे ड्रोन से निगरानी का निर्देश दिया है, लेकिन तमाम जतन के बावजूद लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। यूपी में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कोरोना की 3rd वेव आ रही है। यूपी के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जो जिले हैं उनमें कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और हाईकोर्ट ने इन जिलों में हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे ड्रोन कैमरे से भीड़ भाड़ वाली जगहों की निगरानी करने का आदेश दिया है, ताकि ऐसी जगहों पर जो लोग मास्क पहनकर नहीं चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और इसके साथ ही साथ जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोरोना फैल रहा है, आपको समझना चाहिए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं ऐसे तमाम लोग हैं जो कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण इन सब्जी मंडियों से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से काफी ज्यादा है और प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो इसको अवॉइड करें, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और जब अगर जरूरत है निकलें तो वो मास्क जरूर पहने, नहीं तो एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर मेरठ में भी सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कोविड प्रोटोकॉल की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश भर में कोरोना की 2nd वेव डेंजरस लेवल तक पहुंच गई है, यानी आपको और भी ज्यादा सावधानियों का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं इस समय मेरठ की, जहां मेरठ में हम इस समय सब्जी मंडी में खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने मास्क लगा भी रखा और कुछ ने नहीं लगा रहे। बाबा मास्क है आपका? सर लगाते क्यों नहीं हो इसको? सरकार ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ लोगों ने मास्क लगा लिया है, कुछ ने कैमरे को देखकर लगा लिया है और कुछ अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है ये बताएं? मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में, लेकिन लगाना नहीं है, यानी कानून का उल्लंघन करने में लोगों को यहाँ मजा आता है। लगाते क्यों? एक मिनट। आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं, सब्जी मंडी जैसी जगहों से भी संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं। आप बताएं मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में है, लेकिन लगाना क्यों नहीं है? सरकार ने जुर्माना भी लगाया है। अच्छे लगाते क्यों नहीं हो? लगा। आप देख सकते हैं कि आंटी ये बताएं कि मास्क लगाना कितना जरूरी है? जरूरी है मास्क लगाना। बीमारी हो रही है इतने तो लगाना तो पड़ेगा बेटा, बीमारी ना हो किसी को, सब सुरक्षित रहे। लेकिन जो लोग उल्लंघन करते हैं और सख्ती होनी चाहिए, उनकी सख्ती होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आम लोगों में खतरे का डर है। कुछ लोगों ने मास्क लगाया ही नहीं है, कुछ लोगों को जुर्माने के बावजूद भी मास्क ना लगाएं, इसमें मजा आता है। आप बताएं मास्क कहाँ है आपका?
आप देख सकते हैं कि कैमरे को देखकर लोग बचते नजर आ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन मेरठ में की ये तस्वीरें हैं जहां संक्रमण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कानपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। कानपुर की सब्जी मंडी में लोगों की जागरूकता जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, जिसके बाद न्यायालय ने इस पे आदेश दिए हैं कि 6 उत्तर प्रदेश के शहरों में ड्रोन से निगरानी हो। हालांकि कानपुर में ड्रोन से निगरानी की शुरुआत तो ज़रूर हुई है, मगर उसकी वास्तविकता क्या है उसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कानपुर की एक सब्जी मंडी में खड़ी है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए बिना मास्क के कैसे लोग घूम रहे हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या खरीदार, क्या बेचने वाले, सब मास्क को दरकिनार किए हुए हैं। कुछ ने फॉर्मेलिटीज़ के लिए मास्क ठोड़ी पर लगाया है, मगर दुकानदारों की अगर बात की जाए तो दुकानदारों के पास लगभग 10,000 से ज़्यादा पल्लेदार यहाँ मौजूद रहते हैं। मगर देखिए जिस तरह कैलकुलेशन कर रहा है या जो खड़े हैं, बाबा से पूछते हैं, बाबा ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? है थोड़ा गंदा हो गया, धुलना हो गया है ना। कहीं ना कहीं सब लगाए, ये लोग कुछ लोगों ने देखा कैमरा और उसके बाद लगा दिया। सामने देखिए वो गाजर छिल रहे हैं, ये भी यहाँ के पल्लेदार हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं, सर आपका मास्क कहाँ है? सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क नहीं, जेब में क्यों रखा है, लगाया क्यों नहीं? लगा भूल गए होंगे। भूल गए। देखिए निश्चित तौर पर कम विवेश स्थिति है, सब हर व्यक्ति यही बताता है कि मास्क नहीं। अगर बाजारों के हाल देखिए, कैमरा देखने के बाद एक एक करके सब रुमाल निकाल रहे हैं, या देखिए वो महिला चली आ रही है जो सब्जी के काउंटर पर बैठे हैं, इनके माध्यम से हज़ारों लोग इस बाज़ार में आते हैं। और लेकिन लोगों को शायद इस चीज़ का आभास नहीं है कि उन्हीं के माध्यम से अगर इनमें से कोई भी एक कोरोनाग्रस्त हुआ तो पूरे शहर के लिए और प्रदेश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और इन नासमझों को कौन समझाए कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। विजन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है जो 2018 में रैकेट बैंकिंजर द्वारा जागरण पहल और द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। हाँ, आप में से कई लोग शायद पहली बार इस बारे में सुन रहे हैं, जैसे कि विजय। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजब-व-गरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, तो ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ मैं, तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उस पर सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels, and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune. यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार देखिए खबरें फटाफट अंदाज में।